Hi everyone, today we shall study about the induced charge on dielectric in a capacitor. किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य जो प्रावैद्युत पट्टी को रखा जाता है उस पर कितना आवेश प्रेरित होगा इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। अर्थात प्रावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश जो संधारित्र के अंदर है उस पर कितना उत्पन्न होता है उसके बारे में अध्ययन करना है। मान लीजिए ये किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है। दोनों का क्षेत्रफल कैपिटल A है। पहली प्लेट की आंतरिक सतह पर आवेश प्लस Q है, दूसरी प्लेट की आंतरिक सतह पर आवेश माइनस Q है। अतः इन दोनों प्लेटों के बीच में यदि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी नहीं है तो केवल एयर है, इसलिए इस वायु वाले माध्यम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई नॉट होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट इक्वल्स क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट इक्वेशन। अब इस प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी को इन दोनों प्लेटों के मध्य रख दिया जाता है, तब क्या होगा, जैसे ही आप इस प्लेट को इस प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी को दोनों प्लेटों के मध्य में रखेंगे तब इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई नॉट के द्वारा इस प्रावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक परमाणुओं के अंदर जो धनात्मक आवेश होता है अर्थात उसके नाभिक पर स्थित संपूर्ण धनात्मक आवेश पर उसके नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋणात्मक आवेश जो होता है, इन संपूर्ण ऋणात्मक आवेश पर और संपूर्ण धनात्मक आवेश पर वैद्युत बल लगता है। परिणामतः धनात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आयु कह सकते हैं कि इस ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होकर के विस्थापित होंगे और जबकि संपूर्ण ऋणात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अर्थात इस धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होकर के विस्थापित होते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संपूर्ण धनात्मक आवेश और संपूर्ण ऋणात्मक आवेश दोनों सूक्ष्म दूरी के द्वारा विस्थापित हो जा रहे हैं और एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। प्रावैद्युत पदार्थ की इस क्रिया को ध्रुवण कहते हैं और जो आवेश प्रेरित होता है उसको ध्रुवित आवेश कहते हैं। क्योंकि संपूर्ण परमाणुओं का जो ऋणात्मक आवेश है वो इस सिरे की ओर केंद्रित हो चुका है, इसी प्रकार संपूर्ण परमाणुओं का जो धनात्मक आवेश है वो इस प्रावैद्युत पदार्थ के इस सिरे की ओर केंद्रित हो चुका है। परिणामतः जिस सिरे की ओर धनात्मक आवेश संकेंद्रित है उसका सिरा धनावेशित हो जाता है और जिस सिरे की ओर ऋणात्मक आवेश संकेंद्रित है वह सिरा ऋणावेशित हो जाता है। अतः ये प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो गया है, जिसके कारण इस धनावेशित सिरे से ऋणावेशित आवेश की ओर अर्थात इस दिशा में इस ध्रुवित आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस ध्रुवित वैद्युत क्षेत्र को यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज ईपी के द्वारा दर्शाया गया है। और जब इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ पर नहीं रखा गया है यानी प्रावैद्युत पदार्थ को नहीं रखा गया है तो उस समय बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई नॉट है। ई नॉट की डायरेक्शन प्लेट P1 से प्लेट P2 की ओर है यानी धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर है, जबकि EP की डायरेक्शन ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट की ओर है अर्थात दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा अर्थात सदिश योग के बराबर होगा। क्योंकि ई की डायरेक्शन ई नॉट की डायरेक्शन
ईपी के डायरेक्शन के अपोजिट है, किंतु देख रहे हैं कि जो ईपी है उसका परिमाण ई नॉट से कम है, अतः जो नेट वैद्युत क्षेत्र होगा यानी ई इक्वल्स ई नॉट में से ई पी को घटाने पर प्राप्त होगा। अर्थात ये हो गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र। जब आप इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की इस दोनों प्लेटों के मध्य इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ई नॉट उस समय का वैद्युत क्षेत्र है जब इस प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी को प्लेटों के मध्य नहीं रखा गया रहता है। अतः ई नॉट वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है जिसकी वैल्यू है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। चूँकि आवेश क्यू है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो ये हो जाएगा सिग्मा का स्तंभ पर क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हो गया ई नॉट की वैल्यू। ईपी मान लीजिए जो ध्रुवित आवेश है, ध्रुवण के कारण उत्पन्न आवेश क्यूपी है, तो ध्रुवण के कारण जो आवेश उत्पन्न हो रहा है क्यूपी है और उसके संगत उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एपी है। इसका मान हो जाएगा ध्रुवित आवेश यानी क्यूपी अपॉन ए टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 3 हो गया। अब चलते हैं कुछ साधारण नियमों को लगाते हैं। क्योंकि जिस समय इस प्लेट को दोनों प्लेटों इस प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी को दोनों प्लेटों के मध्य नहीं रखा गया रहता है, ऐसी स्थिति में प्रावैद्युत पदार्थ के अनुपस्थित में वैद्युत क्षेत्र है ई नॉट। और जैसे ही आप किसी क्षेत्र में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र हो जाता है ई नॉट अपॉन के। अर्थात ये जो प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रखने के बाद दोनों प्लेटों के मध्य परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा, वो हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। तो अब हम इस ई के वैल्यू को यहाँ पर रखें, अर्थात इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। इक्वेशन 1, 2, 3 एवं 4 की सहायता से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स ई नॉट अपॉन ई पी। ई नॉट की वैल्यू आ गई ई नॉट अपॉन के इक्वल्स ई नॉट माइनस ई पी इक्वल्स ई नॉट माइनस ई नॉट अपॉन के। ई पी की वैल्यू क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया जाए, रिमेंड क्यू माइनस क्यू अपॉन के। दिस विल कैंसिल टू दिस वन, दिस इज क्यू पी। We find QP equals Q minus Q upon K, or we can rewrite it 1 minus 1 upon K. This is the induced charge on the dielectric when it is produced when it is introduced in the electric field between the plates. ओके, यहाँ पर देख रहे हैं कि QP की वैल्यू Q से कम है, अर्थात जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसका मान वास्तविक आवेश यानी जिसको प्लेट पर दिया गया उस आवेश के परिमाण से कम होता है। ओके, थैंक्स।